कमलेश चौधरी है। मेरी विद्यालयी शिक्षा जो है वो सनातन धर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर से हुई है। और स्नातक मैंने सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से किया है। 2016 में मैंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पूर्व में मैं 2012 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयनित था। और वर्तमान में मैं व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा गृह जिला अजमेर है सर। जी सर। जी सर, अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। अजमेर की स्थापना सर चौहान वंश के जो राजा थे अजय राज चौहान, उनके द्वारा 1113 ईस्वी में की गई थी सर। उन्होंने जी अजय सर। मेरू नाम से इसे राजधानी के रूप में बसाया था। जी सर, बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया सर अजय मेरू, तो ये क्या जी, अजय मेरू दुर्ग के कारण ही इसका नाम ये है अजमेर है कि अजय राज के कारण है? ये अजय राज के कारण इसका नाम अजमेर पड़ा सर। तो सर अजय मेरू दुर्ग अजय राज ने बनाया था, किसी और ने बनाया था? हाँ, इन्होंने ही बनाया था। दुर्ग तारागढ़ के नाम से था सर। अ, जो इन्होंने जो किला बनाया था वो तारागढ़ के नाम से था। और नगर जो बसाया उन्होंने वो अजय मेरू नाम से बसाया था। सर ये अजय मेरू दुर्ग और तारागढ़ एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जी सर, एक ही है। तारागढ़ दुर्ग को ही अजय मेरू दुर्ग भी कह दिया जाता है। ठीक है सर। तो आप अजमेर जिले के निवासी हैं सर, इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला साक्षर जिला, तो जी अजमेर सर। को ही कहेंगे सर? हाँ जी सर, अजमेर को ही कहा जाता है। एक गांव भी है सर जिसको बताया जाता है कि वो राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव है, तो गांव का नाम बता पाएंगे सर? नहीं सर, माफी चाहूंगा, उस बारे में नहीं जानकारी। चलिए कोई बात नहीं सर। जी सर। मैगजीन का दुर्ग देखा है सर आपने, मौका मिला आपको जाने का? नहीं, मैंने देखा नहीं है सर। चलिए हम्म, कोई बात नहीं। स्थापना वर्ष बता पाएंगे सर, कब मतलब इसका निर्माण कब किया था और किसने किया था? नहीं सर, इसका नहीं पता है सर। चलिए कोई बात नहीं सर। अच्छा, इसके बारे में एक तथ्य और है सर, इतिहास में सुनने को मिलता है कि जो हल्दीघाटी का युद्ध था जी। उसकी योजना इसमें बनाई गई थी। तो आपको कुछ ध्यान में आ रहा है कि किसने यहाँ पे बैठकर योजना बनाई थी हल्दीघाटी युद्ध की? हम्म, मान सिंह ने बनाई थी सर। चलिए ठीक है सर। ये बताइए कि अकबर की तरफ से, चलो मैं मान लेता हूँ कि मान सिंह ने बनाई थी, अकबर उस समय शासक थे, जी। तो उसके विरुद्ध में जो लड़ाई, जिनके विरुद्ध ये लड़ाई होने वाली थी, महाराणा जी। प्रताप ने अपना जो युद्ध की योजना थी वो कहाँ बनाई थी? नहीं पता है सर, माफी चाहूंगा। चलिए कोई बात नहीं सर। तो मैगजीन दुर्ग से और एक दो सवाल बनते हैं, पूछूं कि मैं कुछ और पूछ लूं, आपके ऊपर निर्भर। जी, इसके बारे में मुझे नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया है मैगजीन दुर्ग के बारे में। चलिए कोई बात नहीं सर। एक जी। ऐतिहासिक स्थल है सर, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, हाँ जी सर। किसने जी, बनवाया था सर ये? ये सर 1153 में बिचल देव चौहान ने संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण किया था। और उसके बाद 1198 में मोहम्मद गोरी ने इसको मस्जिद में बदल दिया था। चलो और बहुत बढ़िया सर। जी सर। यहाँ पे कुछ मेला वेला लगता है क्या सर? यहाँ सर मेला लगता था पहले, जब मतलब मराठा शासक शासन था, तब यहाँ पंजाब साग बाबा का उर्स भरता था। वो अढ़ाई ढाई दिन के लिए भरा जाता था, इसीलिए इसका नाम ढाई दिन का झोंपड़ा चलो सर रखा बहुत गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अभी उर्स की बात की, तो जब उर्स की बात हो और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम ना आए तो ये भी ठीक नहीं है। तो अभी जी। आपको बताना है कि इस वर्ष ख्वाजा जी, मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स भरेगा, नंबर बताने हैं आपको। नहीं पता है सर। चलिए कोई बात नहीं सर। अ, ठीक है सर, आप स्वतंत्रता सेनानी आपके जिले से संबंधित एक दो के नाम बता दीजिए जो आपके याद में आ रहे हों। यहाँ सर स्वतंत्रता सैनी राव
गोपाल सिंह खरवा मुख्य रहे हैं, जो हमारे अजमेर के पास के ही हैं। उसके अलावा यहाँ पर ब्यावर के जो सेठ दामोदर दास हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। उसके अलावा अर्जुन लाल सेठी हैं, विजय सिंह पथिक है, इनका भी संबंध अजमेर से रहा है। बहुत बढ़िया सर। हरिभाई उपाध्याय के बारे में कुछ स्पेशल है? मुख्यमंत्री कुछ बनाया गया था, कहाँ का बनाया गया था, कुछ याद आ रहा है? इनको अजमेर का ही मुख्यमंत्री बनाया गया था सर। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन बना था सर? इसके बाद नहीं ध्यान है सर। चलिए कोई बात नहीं सर। आप पुष्कर के रहने वाले हैं जैसा आपने बताया, तो पुष्कर किसके लिए प्रसिद्ध है सर? मैं ब्यावर का रहने वाला सर। बाकी अच्छा, ब्यावर। पुष्कर जो ओके, है, जी जी सर। ठीक है सर। अगर आपको हाँ पता है तो आप बता दीजिए, पुष्कर किस लिए हाँ प्रसिद्ध है? हाँ, पुष्कर मुख्य रूप से तो सर ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व में एकमात्र यहीं पर है। और उसके और इसके अलावा अलावा यहाँ पर, खेती की अगर मैं बात करूँ तो किस चीज़ की खेती होती है वहाँ जी पे? सर, यहाँ पर गुलाब की खेती मुख्य रूप से होती है। और चलो बहुत ऐसा, बढ़िया सर। जी सर। किशनगढ़ का आपने नाम सुना होगा सर, आपके आसपास ही है। हाँ जी सर। वहाँ की एक चित्रकला शैली है बनी ठनी। जी सर। इसके बारे में दो चार फैक्ट बताइए जो आप जानते हैं, सामान्य जानकारी। जी किसने सर। बनवाया, किसकी पेंटिंग थी, जी चित्रकार कौन थे? हाँ, इसके बारे में मुझे जो जानकारी है सर, इसको राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। जी सर। और और यहाँ के जो शासक थे, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, वो स्वयं भी कृष्ण भक्त थे। और काफी जो चित्रकार थे उनको उन्होंने संरक्षण दिया था। मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। चलिए कोई बात नहीं सर। कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे ये, अगर आप बता रहे हो कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण के भक्त थे, तो कौन से संप्रदाय में दीक्षा ली थी इन्होंने? ये सर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। चलिए सर बहुत बढ़िया। जी। अजमेर में सर मेले कौन कौन से लगते हैं, एक दो का नाम बता दीजिए। अजमेर में सर एक तो उर्स है, उसके अलावा पुष्कर का जो मेला है वो भी विश्व प्रसिद्ध मेला है। और उसके अलावा जिस तरह ब्यावर है, तो यहाँ हमारे बादशाह मेला आयोजित किया जाता है, धुलंडी के दूसरे दिन इसको मनाया जाता है। ये भी पूरे राज्य भर में प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त मांगलियावास का कल्प वृक्ष का मेला भी काफी प्रसिद्ध है सर। बहुत बढ़िया सर। अजमेर के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं सर, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। अजमेर के पड़ोस में सर, अजमेर जयपुर है, जी। भीलवाड़ा है, राजसमंद है, और नागौर है, टोंक है सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। और मेरी तरफ से अंतिम प्रश्न है सर आपके लिए। हाँ जी सर। लूणी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है, उसका उद्गम स्थल आपके अजमेर जिले में है। जी सर। कौन सी जगह पे है ये बताना है आपको। अजमेर में सर, ये पहाड़ी है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है सर। चलिए अजमेर सर की बहुत बढ़िया। पहाड़ियाँ हैं, जी जी सर, आना सागर जी के वहीं बिल्कुल, है पहाड़ी, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। मैं अभी अगले सदस्य को आमंत्रित करना चाहूंगा जो साक्षात्कार को जारी रखें, हिंदी वाले सदस्य। हेलो। जी सर। जी कमलेश मैम। जी सर, जी मैम, नमस्ते तैयार मैम। हो? हाँ हाँ जी सर, मैम। नमस्ते। सर, आप हिंदी में आज क्या पढ़ कर आए हैं? हिंदी में मैं जैसे जो साहित्यकार देख रहा था, तो उसमें मैं सुदामा पांडे धूमिल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने। एकमात्र रचनाकार धूमिल पांडे ही पढ़ कर आए हैं आप? इसके अलावा भी मैंने जैसे पृथ्वीराज रासो के बारे में भी पढ़ा है। और जो आधुनिक काव्य है, जो नई कविता और जो समकालीन कविता, उनके बारे में भी पढ़ा है। जी सर, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, धूमिल जो हैं, वो किस लिए अपनी विशेष
प्रसिद्धि रखते हैं? धूमिल धूमिल का की जो किस- जी मैम जी सर, जी बोलिए। धूमिल हाँ जी मैम धूमिल की जो सबसे मुख्य विशेषता मैं मानता हूँ वो ये है कि उन्होंने बहुत ही कम रचनाएं लिख के भी उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान साठोत्तरी कविता में बनाया है। और मुख्य रूप से जो 60 के बाद का जो मोह भंग है उसको जो मुख्य रूप से अभिव्यक्ति देने वाले साहित्यकार हैं कवि हैं उनमें प्रमुख नाम धूमिल का है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो भाषा के स्तर पर अगर हम बात करें तो उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है जो किसी भी तरह के अलंकार या इस तरह की किसी भी परिधियों से मुक्त है। आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने आम आदमी की व्यथा को जो अभिव्यक्ति दी है उनमें उनका जी सर, महत्वपूर्ण आपने अभी कहा साठोत्तरी कविता, तो साठोत्तरी कविता और नई कविता में क्या अंतर समझते हैं आप? साठोत्तरी कविता और नई कविता में जो मुख्य अंतर है समय का अगर हम अंतर देखें तो 60 के बाद की जो कविता है वो साठोत्तरी कविता कहलाती है। और नई कविता की हम बात करें तो नई कविता जो है वो प्रयोगवादी कविता से ही निकली है। और नई कविता के अंदर जो मुख्य कवि हैं वो अज्ञेय और मुक्तिबोध आदि कवि हैं। नई कविता की जो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये लघु मानव की प्रतिष्ठा करती है, क्षण के महत्व को बताती है। वहीं समकालीन कविता जो है मुख्य रूप से मोह भंग की कविता है। ये मुख्य अंतर मैं देखता हूँ। जी सर, अभी आपने बताया लघु मानव, तो ये लघु मानव किस काल में, ये लघु मानव शब्द किस काल में ज़्यादा अपनी प्रसिद्धि लेकर आया था सर? लघु मानव ये 1953 का जो समय मतलब 1950 के आसपास का जो समय था जो नई कविता का जो समय है उस समय इसका काफी महत्व बढ़ा था। इस शब्द का, तो आप क्या समझते हैं लघु मानव से? क्या है लघु इसकी मानव अवधारणा? जी जी मैं समझता हूँ मैम कि लघु मानव वह व्यक्ति समाज का वह हिस्सा जो बहुत पिछड़ गया है या जिसे हम कह सकते हैं कि वो जो भी विकास हुआ है उसमें वो अंतिम पंक्ति का जिसे व्यक्ति हम कह सकते हैं वो लघु मानव है। जी सर, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में आप कोई 2 अंतर बताइए सर? प्रगतिवाद में एक अतिशय सपाट बयानी जिसे हम कह सकते हैं वो थी और सीधे जो जीवन समस्याओं का चित्रण है उसकी बजाय प्रयोगवाद जो है उसमें इस तरह की बात हम नहीं देखते हैं। प्रयोगवाद में जो है अहमनिष्ठ था, व्यक्तिवाद था। और उसके अलावा जैसे दुख के महत्व का स्वीकार किया गया था, क्षणवाद, नियतिवाद, अतिबौद्धिकता जैसी विशेषताएं हम प्रयोगवाद में देखते हैं। तो सर आप कहीं प्रगतिवाद में लघु मानव की अवधारणा देखते हैं? प्रगतिवाद में भी हम अगर देखें तो जो लघु मानव की अवधारणा तो थी ही क्योंकि उन्होंने भी समाज का जो ऐसा हिस्सा था जो नहीं हम साथ समाज के साथ चल पा रहा था तो उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया है। तो वो भी एक तरह से हम माने तो लघु मानव की ही बात करते हैं। जी सर। जो ये प्रगतिवाद जो है, ये किस पाश्चात्यवाद का समर्थन करता है या उसकी अवधारणा के समकक्ष खड़ा होता है सर? ये मुख्यतः मार्क्सवाद के समकक्ष है। मार्क्सवादी जो विशिष्टताएं हैं वो इसमें समाहित हम देख सकते हैं। सर थोड़ा मार्क्सवाद स्पष्ट कीजिए, क्या है? मार्क्सवाद जो है वो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांतों पर आधारित है। और कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था अपना कि जो समाज है उसमें जो ये जो अंतर है उस अंतर के कारण जो द्वंद्व है आपस में जिसे वो भौतिक द्वंद्ववाद का नाम देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो समाज में जो पिछड़ गए हैं वो क्रांति के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से अपने हक को प्राप्त सर ये करें। भौतिक भौतिक द्वंद्ववाद क्या है? भौतिक द्वंद्ववाद है कि मैम उनका मानना था कि जो जो जिनके पास समाज के जो उत्पादन के साधन हैं वो और जिन जो इस उत्पादन के साधन में मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है,
उनके बीच जो एक द्वंद्व है, जो अंतर है, वो ही भौतिक द्वंद्ववाद माना गया है। जी सर। आपके प्रिय कवि कौन है सर? मेरे प्रिय कवि सुदामा पांडे धूमिली हैं। जी सर। उनको आप आधुनिक काल में के प्रिय कवि हैं। अगर आपसे कोई पूछे आदि काल में आपके प्रिय कवि कौन से हैं, तो वो बताएँ सर आप? आदिकाल में आदिकाल आदि में काल के जो रचनाकार हैं, उनमें किसी की रचना आपको सर्वाधिक प्रिय हो या प्रभावित करती हो? अगर कोई ऐसा विचार आपका? आदिकाल में जो रासो काव्य के जो मुख्य कवि हैं, कविचंद, उनका जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, उसके कारण वो मुझे बेहतर, अच्छे, श्रेष्ठ कवि लगते हैं आदिकाल के अंदर। जी सर, बहुत बढ़िया। तो अब रासो काव्य है, ये काफ़ी विवादास्पद रहा है सर। तो जी, इसके रासो काव्य को कौन से रचनाकार हैं, मतलब कौन से आलोचक हैं, जो इसको प्रामाणिक मानते हैं? इसको प्रामाणिक अधिकांश लोग मान प्रामाणिक जी, मानते हैं, तो आपको पसंद है, तो आप प्रामाणिकता की तरफ जाएँगे। तो प्रामाणिक मानने वाले कौन से हैं सर? प्रामाणिक मानने वाले जो ज्यादातर विद्वान है, वो ज्यादातर पाश्चात्य विद्वान है, जैसे कर्नल टोड, ग्रियर्सन, और उसके अलावा जैसे मिश्र बंधु हैं, मोतीलाल मेनारिया जो राजस्थानी जो विद्वान हैं, श्याम सुंदर दास हैं, ये कुछ सर, विद्वान शुक्ल हैं। जी ने इसको जाली ग्रंथ कहा है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? जाली ग्रंथ करार दिया उन्होंने इसको। अ, जाली ग्रंथ उन्होंने शुक्ल जी ने बताया है, लेकिन जब तक शुक्ल जी ने जब ये बात कही तब तक, और उसके बाद काफी खोजबीन हुई है, तो मैं समझता हूँ कि मैं शुक्ल जी की बजाय द्विवेदी जी से ज्यादा सहमत हूँ, जिन्होंने इसे अर्ध प्रामाणिक कहा है कि हाँ, कुछ हिस्सा इसमें प्रक्षिप्त हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से जाली ग्रंथ मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। बहुत बढ़िया बताया सर आपने। जी। अच्छा, तो अपन जब आदिकाल का अध्ययन करते हैं, तो आदिकाल के अध्ययन के दौरान क्या समस्याएँ सामने आती हैं आपके? आदिकाल के अध्ययन की अध्ययन समस्याएँ। जी, आदिकाल के अध्ययन के दौरान मुख्य समस्या ऐतिहासिकता की ही मानी गई है, कि इसमें ज्यादातर जो, जिस तरह जो मुख्य जो काव्य धारा रासो ही थी, तो इसमें ज्यादातर ऐतिहासिक तथ्यों की जो अवहेलना हम कह सकते हैं, वो एक समस्या इसकी रही है। और दूसरा, उस समय के जो ग्रंथ हैं, वो भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाए हैं, कुछ मात्र कहीं उनका संकेत है, या वो पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से हमें नहीं मिल पाए, तो मुख्य समस्या प्रामाणिकता की ही समस्या हम मान सकते हैं। सर, इसमें ये शब्द आ रहा है बार-बार, रासो। रासो शब्द का क्या अर्थ है? रासो शब्द का जो कई विद्वानों ने अलग अलग अर्थ माना है रासो शब्द का। इसमें जो द्विवेदी जी ने जो इसका अर्थ माना, वो इसे एक छंद जो मानते हैं, एक छंद था, उसके हिसाब से इसको उन्होंने रासो कहा था। उसके अलावा जैसे शुक्ल ने रसायन से इस शब्द की उत्पत्ति मानी थी, कि रसायन शब्द से इसका उत्पत्ति हुई। कुछ लोग रस से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, और ज्यादा जो सर्वमान्य तथ्य है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रासक शब्द से जो इसकी उत्पत्ति माना गया है, वो ही ज्यादा प्रचलित है। जी सर। एक भक्ति काल में 2 धाराएँ हैं, सगुण और निर्गुण। जी, तो आप सगुण और निर्गुण में क्या भेद समझते हैं सर आप? सगुण और निर्गुण में जो मुख्य अंतर वह यही है कि सगुण जो कवि हैं, वो सामान्यतः जो मूर्ति पूजा जिसे हम कह सकते हैं, उसके पक्षधर हैं, जबकि निर्गुण जो संप्रदाय के लोग हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। मुख्य अंतर यही है। और समानता? दोनों में समानता कोई समानता? समानता हम मान सकते हैं कि दोनों में ही जो है, आध्यात्मिक स्तर पर जो हम देखें, तो गुरु को महत्व दिया गया है दोनों दोनों में ही। और दोनों ही जो धाराएं हैं, उन्होंने मुख्य समानता यही है कि गुरु को महत्व दिया है। जी सर। हम्म, 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगी आपको। हाँ जी। स्वामी जी सर? जी, हेलो? जी सर, जी, आगे पूछना है या दूसरे सदस्य हैं?
समय हो जी, गया इसके लिए। हाँ, समय हो गया और धन्यवाद मैडम। कमलेश जी, जी। जी सर। आप कौन-सी पत्रिका पढ़ते हो? पत्रिका तो मैं माफ़ी नहीं पढ़ता हूँ सर अभी तो मैं। जी, सही कोई तो जी, सर आप ये बताएँ कि वर्तमान संदर्भ में जो समकालीन कवि है जी सर। जिनका संबंध राजस्थान से है, उनके बारे में आप जी, थोड़ा बताएँ? जिनका संबंध राजस्थान से जी, जी, राजस्थान से रहा है। नंद किशोर आचार्य हैं, मुख्य जी, जो कवि। जी। जी। और हाँ, और मैं नहीं नाम याद कर पा रहा हूँ। जी, जी, कोई बात नहीं। जी, जी। अम, आप ये बताएँ कि सुदामा पांडे धूमिल आपके प्रिय कवि है आधुनिक काल में, जी तो सर। उनकी रचना कौन-सी है? उनकी जो मुख्य रचनाएँ हैं वो उनके जीवन काल में जो छपी थी वो संसद से सड़क तक ग्रंथ था। और बाकी जो 2 रचनाएँ उनके बाद प्रकाशित हुई थी, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और जी, जी। उनकी जो जी सर। धूमिल जी ने मुख्यतः किस पर व्यंग किया है? किस जो सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया उन्होंने? उन्होंने मुख्यतः जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है हमारे देश की, मुख्य उनके व्यंग का विषय वही रहा है। जी, राजनीतिक चेतना जो हम के लिए उन्होंने व्यंग को मुख्य साधन बनाया। जी। आप कोई भी 4-5 पंक्तियाँ सुना सकते हैं धूमिल की इन कविता के बारे में, जो आपको याद हो? हाँ जी, उनकी जो कुछ पंक्तियाँ मुख्य है, जैसे एक जो प्रसिद्ध पंक्ति तो उनकी है ही कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक व्यक्ति वो तो पंक्ति प्रसिद्ध है ही। उसके अलावा कुछ पंक्तियाँ मैं बताना चाहूँगा जैसे ये प्रसिद्ध पंक्ति है कि संसद तेल की वह घानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। और इसके अलावा जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है, जिसकी जान मदारी की भाषा है। इस तरह कई जो पंक्तियाँ हैं उन्होंने राजनीतिक स्थिति को उजागर करने के लिए लिखी थी। जी, जी। जी। संसद पर उन्होंने विसंगतियों भरा जो काव्य लिखा है, वो वर्तमान संदर्भ में कितना सटीक लगता है सर आपको? वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल प्रासंगिक है सर। आज वर्तमान समय में हम देखें तो जो जिस तरह से आम आदमी की व्यथा कहीं नहीं व्यक्त हो पा रही है, तब हम आज भी अगर उनके काव्य को देखें तो आम आदमी की व्यथा की अभिव्यक्ति उसमें मिलती है। उसके अलावा जो जनवादी चेतना के जो प्रमुख कवि वो माने जाते हैं कि जो जिस तरह से जनतंत्र जो हमारा प्रजातंत्र है, उसमें किस तरह से आज ये विसंगतियाँ आज दिखाई दे रही है, वो उस समय ही उन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त कर दी थी। जी, जी। ठीक है कमलेश जी, आपका साक्षात्कार पूर्ण हुआ। जी सर, आप धन्यवाद। धन्यवाद।